गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएन कोचिंग क्लासेस में। तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा क्लास 12 का बायोलॉजी। क्लास 12 की बायोलॉजी में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन या मानव जनन। ठीक है, अब मानव जनन में पढ़ क्या रहे भैया हम लोग? किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, या कह सकते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको कहते हैं शुक्र जनन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे भैया? शुक्र जनन। ठीक है, तो शुक्र जनन की प्रक्रिया की अगर बात किया जाए तो एक लेक्चर इस पे हो गया है। ठीक है, तो आप लोग जाकर पिछला वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, इनमें अगर बात किया जाए तो शुक्र जनन की प्रक्रिया के अंत में अगर देखे होंगे तो एक गोला सा, ठीक है, अगुणित या हैप्लॉइड, इसको कहिए सीधा अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जिसमें कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया या क्रिया के बाद क्या बनता है? शुक्राणु बनता है, स्पर्म बनता है। तो स्पर्मेटिड में मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इतना तो सबको समझ में आया था। एक बात और कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग स्पर्मिनोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मिनोजेनेसिस क्या कहेंगे? स्पर्मिनोजेनेसिस। ठीक है, ये होता है स्पर्मिनोजेनेसिस। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको स्पर्मिनोजेनेसिस कहते हैं। इतना तो सबको समझ में आया था, पिछले वीडियो में हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन का जो स्पर्म होता है आखिर होता कैसा है, इनमें क्या क्या पाए जाते हैं, कैसे बना होता है। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ें। तो हम लोग हेडिंग करते हैं ह्यूमन स्पर्म। क्या करेंगे? ह्यूमन स्पर्म, जिसको कहते हैं मानव शुक्राणु। क्या है? मानव शुक्राणु। मानव शुक्राणु पढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भैया क्लासेस जो रहेंगी तकरीबन एक हफ्ते तक के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगी, और लाइव क्लासेस न लेकर आने का रीजन यह है कि जो हमारे पास जो टेक्निकल इश्यूज आ रही है। ठीक है, मोबाइल क्या होता है, मोबाइल हीटिंग हो जाती है, ज़्यादा हीट होने की वजह से ऑटोमेटिक क्या होता है, क्लासेस खत्म कट जाती हैं, क्लास बेकार हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लाइव क्लास नहीं लेकर आ पा रहे हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और इसलिए हमको रिकॉर्डेड वीडियो डालना पड़ रहा है। हाँ जी, तो आप लोग जल्द से जल्द सपोर्ट बनाएंगे तो हो सकता है हम लोग और भी इंस्ट्रूमेंट जो हमारी तकनीकी उपकरण होते हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए और क्लासेस पूरी तरीके से अच्छे से चलाने की कोशिश करें। तो आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। ठीक है भैया, अगर मानव शुक्राणु की बात करें तो मानव शुक्राणु कैसा होता है? मानव का जो शुक्राणु होता है वह कैसा होगा? वह होता है पतला। कैसा होता है? पतला होता है और लंबा होता है। कैसा होता है भैया? पतला होता है, लंबा होता है, और पुच्छ की सहायता से, पुच्छ मतलब टेल की सहायता से यह क्या करता है? यह गति करता है। क्या करेगा? गति करता है। और गति के लिए, शुक्राणुओं की गति के लिए भैया आपको पता होना चाहिए कि तरल माध्यम होने की आवश्यकता होती है। अगर तरल माध्यम नहीं है तो शुक्राणु गति नहीं कर पाएंगे। सूखा में कहाँ दौड़ाएंगे भैया? इसको हमेशा तरल माध्यम की
आवश्यकता होती है, इसलिए यह क्या होता है कि यह केवल तरल माध्यम में गति करता है। इतना सबको समझ में आया। देखिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं शुक्राणु का स्ट्रक्चर होता कैसा। देखिए ये हो गया हमारा ह्यूमन स्पर्म। इसमें अगर बात करें तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं हेड। तो ये ऊपर वाला टोटल भाग इसको क्या कहेंगे, हेड, अर्थात यह होता है शीर्ष। यह क्या है, शीर्ष। और ये होता है मिडिल, मतलब मध्य स्तर। एम आई डबल डी एल ई, मध्य स्तर वाला। और ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ टोटल जितना है, यह कहलाएगा टेल। इसको कहेंगे हम लोग पुच्छ। इसको क्या कहेंगे, पुच्छ। ठीक। तो शीर्ष वाले भाग में एक बड़ा सा गोलाकार केंद्रक होता है। ये क्या है, न्यूक्लियस। शीर्ष वाले भाग में क्या होता है, एक बड़ा सा गोलाकार केंद्रक होता है। इसके ऊपर अगर देखा जाए टोपी नुमा जो संरचना होती है इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं, एक्रोसोम। ठीक, ये हो गया। इसके बाद तेल वाला भाग होता है, यहाँ पे है टेल। इसके बाद हम टेल वाला देख लेते हैं। टेल वाले भाग में देखेंगे तो बीच में एक नली पाई जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट जिसके बाहर क्या होता है, टेल शीथ पाया जाता है। जो ब्लू कलर की आप लेयर दिख रहे है इसको हम कहते हैं टेल शीथ। क्या कहते हैं, टेल शीथ। ये बीच वाला क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट। इनमें जो बीच वाला भाग है क्या है, एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट के बाहर क्या पाई जाती है, टेल शीथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टेल शीथ पाई जाती है। एक्सियल फिलामेंट का वह भाग जिसके बाहर टेल शीथ नहीं पाई जाती है उसको हम लोग टर्मिनल फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल फिलामेंट कहेंगे। ये हो गया। हाँ जी। अब बात करते हैं जो टेल और जो हेड है। हेड और टेल के बीच में देखेंगे तो मिडिल पीस होता है, मध्य स्तर होता है। इसमें देखेंगे तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल शीट पाया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल शीट पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल शीट। ये हो गया। मिडिल वाले भाग में देखेंगे तो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल शीट पाया जाएगा। हाँ, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसी में जो हमारा ह्यूमन शुक्राणु होता है, मानव शुक्राणु होता है, मानव शुक्राणु में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, 2 सेंट्रियोल होते हैं। जो ऊपर वाला सेंट्रियोल होता है इसको हम लोग प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और इसको हम कहेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। जो देखिए शीर्ष वाले भाग के समीप, शीर्ष के समीप वाले भाग पे जो पाया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और शीर्ष वाले भाग से दूर पर जो सेंट्रियोल पाई जाती है उसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल। तो यह हो गया पूरा पूरा आपका ह्यूमन स्पर्म शुक्राणु के बारे में। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया है कि क्या होता है शुक्राणु। जो एक्रोसोम होता है, शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, शीर्ष भाग के ऊपर क्या पाई जाती है, एक्रोसोम की टोपी पाई जाती है। तो जो एक्रोसोम होता है भैया, इस एक्रोसोम में देखेंगे हम लोग, इनमें हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होता है, हाइलुरोनिडेज एक एंजाइम होगा, ये भरा रहता है। ठीक है,
ये एंजाइम क्या करता है भैया, ये एंजाइम जो ओवम होता है फीमेल का, फीमेल की ओवम के बाहर दिखेंगे तो एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है कोरोना रेडिएटा की। किसकी? कोरोना रेडिएटा की एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, इस कोरोना रेडिएटा में क्या भरा होता है? हाइलुरोनिक एसिड भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है? हाइलुरोनिक एसिड भरा होता है। इस एसिड को गलाने के लिए ही इनमें क्या होता है? क्रोमोसोम में हाइलुरोनिडेज एंजाइम भरा होता है। ठीक है, क्लियर है नहीं सबको? आगे देखिए, अब क्या होता है कि ये जो आप लोग देखे हैं, ये तो हेड वाला हो गया, ठीक है, हेड हो गया, और मिडिल हो गया, मध्य, और टेल पुच्छ वाला भाग हो गया। इनमें अगर बात किया जाए भैया, तो इनमें दो केंद्रक बताया गया था आपको, एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल। प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल होता है कहाँ पे होता है? हेड के समीप। हेड मतलब शीर्ष वाले भाग के समीप में जो केंद्रक होता है, सेंट्रियोल होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और हेड से जो दूर होता है उसको हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। इतना सबको समझ में आया? क्लियर है? देखिए, अब क्या होता है कि जब एक्रोसोम में उपस्थित हाइलुरोनिडेज एंजाइम कोरोना रेडिएटा की दीवार को गला देता है, तब ये केंद्रक क्या करेगा? केंद्रक ओवम में प्रवेश कर जाता है, अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। उसके साथ ही साथ जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, यह भी क्या करेगा? उसी के साथ में ओवम में इंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। अब इंटर करने के बाद भैया ये क्या काम करता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल? यह जब क्या होता है कि नर वाला और मादा वाला दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज करते हैं तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद इनमें जो विदलन होता है, क्लीवेज होता है, इसका कार्य कौन कराता है? यही प्रोक्सिमल सेंट्रियोल कराता है। कौन कराता है भैया? प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। तो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का कार्य क्या हुआ? यह है जाइगोट मतलब निषेचित अंड में विदलन के लिए आवश्यक होता है। सबको समझ में आया? ये था हमारा क्या? शुक्राणु। क्या था भैया? शुक्राणु। मानव शुक्राणु क्या होता है, कैसे होता है, आपको समझ में आया? ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें होती है। देखिए भैया, कहते हैं जो संभोग या मैथुन कॉपुलेशन, जब मेल और फीमेल क्या करते हैं? कॉपुलेशन करते हैं, उसको हम लोग मैथुन करते हैं या संभोग भी कहते हैं। तो मैथुन की क्रिया में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 20 से 30 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं, जिनमें केवल एक ही शुक्राणु क्या करता है? निषेचन में भाग लेता है, बाकी क्या करते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। तो इनमें से जो 20 से 30 करोड़ शुक्राणु है, इनमें से भैया अगर देखा जाए तो केवल 60% शुक्राणु, कितने? केवल 60% स्पर्म ही क्या होने चाहिए? सामान्य आकृति एवं आकार के होने चाहिए। कैसे? सामान्य आकृति एवं आकार के होने चाहिए। स्पेशली मतलब 60% तक कैसे होने चाहिए? नॉर्मली रहने चाहिए। 40% अगर खराब भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 60% में से 40% जो होते हैं वे एकदम क्रियाशीलता वाले होने चाहिए, बहुत गति करने वाले, क्रियाशील होने चाहिए एकदम। समझा कि नहीं भैया? तुरंत दौड़ा उड़न एकदम आगे रहना चाहिए। 40% शुक्राणु क्या होनी चाहिए? गतिशीलता होनी चाहिए, या कह सकते हो कि क्रियाशीलता होनी चाहिए। और 60%, ये 60% का 40% है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जब 20 से 30 करोड़ शुक्राणु में 60% क्या है? समान और आकृति आकार वाले हैं, तो ये क्या है? कि नॉर्मल है। ठीक है, उसमें से 40% क्या होने आवश्यक है? क्रियाशील या गतिशील होने आवश्यक होते हैं, तो क्या है? ये भी नॉर्मल है। ठीक है, अगर इससे कम ज्यादा रहेगा तो फिर फर्टिलिटी एकदम कमजोर हो जाएगी, तो जाएंगे आप इंदिरा आईवीएफ में। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंदिरा आईवीएफ वाला क्या करता है भैया? लगा देगा, तुम एक स्पर्म लेकर आएगा, अंडाणु से निषेचन करा के फिर वही रोपित कर देता है। वही काम होगा जब शरीर में जाने नहीं रहेगा, लड़कियां बच्चा कहां से पैदा होंगे? तो उसके लिए भैया क्या होना चाहिए? ये मेंटेन रहने चाहिए, जो शुक्राणु है शुक्राणुओं के मेंटेन हमेशा रहना चाहिए। ठीक है, इस सबको समझ में आया? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे भैया कि हार्मोनल नियमन किसका? शुक्र जनन का हार्मोनल नियमन।
हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियमन। ठीक है, ये क्या है? हार्मोनल रेगुलेशन इसको हम कहेंगे। तो हार्मोनल नियमन कैसे होता है, शुक्राणु जनन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से हार्मोन भाग लेते हैं शुक्राणु जनन को पूरा कराने में, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी जो ब्रेन होती है भैया, हमारे ब्रेन का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा भाग होता है? हाइपोथैलेमस। हाँ, अब यह क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है जिसको कहते हैं GnRH। कौन सा हार्मोन? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन का एक भाग होता है। तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारी अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है। अब इससे दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, एक LH और एक FSH। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको क्या कहेंगे? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब जो LH होता है, यह क्या करेगी, जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करेगा। ठीक है, ये किसको प्रेरित करेगा भैया? लीडिंग कोशिका को प्रेरित करेगा। और क्यों प्रेरित करेगा भैया? क्योंकि इसको निकालना होता है एंड्रोजेंस हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? एंड्रोजेंस हार्मोन्स निकालना होता है, इसलिए इसको क्या करता है? प्रेरित करेगा। तो यहां से निकलेगा एंड्रोजेंस हार्मोन्स। और ये हार्मोन क्या करता है? पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो LH क्या करेगा? LH लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करके एंड्रोजेंस हार्मोन्स को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अब इधर बात करें FSH की, तो FSH क्या करता है? यह क्या करेगा भैया? जो सर्टोली सेल होती है, ठीक है, सर्टोली सेल कहाँ पे पाई जाती है? सर्टोली सेल की अगर हम बात करें तो हमारी जो शुक्र जनन नलिका होती है, उसके जो जर्मिनल एपिथेलियम में होती है, उसी में ये सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि कुछ आकार में बड़ी होती है, जिससे शुक्राणु क्या होते हैं? जुड़े होते हैं अपने शीर्ष की सहायता से। तो ये FSH हार्मोन क्या करता है? ये सर्टोली सेल को प्रेरित करता है, सर्टोली कोशिकाओं को प्रेरित करेगा। किस लिए? शुक्र जनन के लिए। तो ये क्या करेगा? शुक्र जनन करने के लिए भैया सर्टोली सेल को प्रेरित करेगा। और यह क्या करेगा? यह लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करके हार्मोन्स निकालेगा। वो भी कौन सा हार्मोन्स? नर हार्मोन, जिसको एंड्रोजेंस कहते हैं। इसमें मुख्य हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, आज यहीं पर समाप्त करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपसे